जय हिंद दोस्तों। घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग देख रहे हैं। आज पहले वीडियो लेक्चर में देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरीन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी उस समय। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। तो अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, जिसे नीला जल नीति भी कहा जाता है, यानी नीला जल नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अफोंसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत का गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में एक नुनो दा कुन्हा था। यह 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्तपोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा हॉलैंड के एबल तस्मान ने वान डीमन्स लैंड, वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अफोंसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का भी निर्माण किया गया था। इस समय वह भारत के गवर्नर पद पर आसीन नहीं था, के द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। तो कौन सा दुर्ग था? तो प्रथम पुर्तगाली दुर्ग था, जो 1503 में अल्बुकर्क द्वारा निर्माण कराया गया था। अंजीव एवं कन्नौर, वर्तमान कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा 1505 में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्रमशः पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए। वर्ष 1961 का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा 1958 से 1961 ईस्वी था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे सिल्वेस्ट्रे फेरेइरा बोसा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की थी, किंतु शीघ्र ही विनष्ट हो जाने के उपरांत उसी वर्ष कोचीन में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग कोचीन में 1503 में तथा कन्नूर में 1505 ईस्वी में दूसरे दुर्ग का निर्माण करवाया।
1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाब चरनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सूतनौती कलकत्ता के स्थान को चुना। कोचीन 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 में हुआ, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों ने एक समूह का गठन कर 30,133 पाउंड की वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रिवी काउंसिल द्वारा स्वीकृति नहीं मिली, तथापि अगले वर्ष पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए तथा पूंजी को बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर लिया। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसके प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ थे, के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। इस दौरान भारत का बादशाह 1556 से 1605 बादशाह अकबर था। लिवेंट कंपनी को 1592 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 1662 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ, जिसे 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, जो 1740 में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी
पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 कितना है 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रेंकाइज पोर ले कॉमर्स देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रेंकोइस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मरकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित की गई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया? तो ये आया था 1498 में। 1498 में आया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरीन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी, ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादन किया था। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था? तो ये है द अल्मीडा। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले थे? तो पुर्तगाली थे। मध्यकाल में सबसे पहले भारत से संबंध स्थापित किए थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में भारत आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो अल्मीडा हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा हुआ। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कालीकट में स्वागत किया था जमोरीन ने। किसने स्वागत किया था? तो जमोरीन ने कालीकट में स्वागत किया था वास्को डी गामा का। आगे स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया। 7वां नंबर प्रश्न है कि वास्को डी गामा के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत की यात्रा पर
कालीकट का शासक जमोरीन या सामुथ्री था? तो हाँ, ये कथन क्या है, सही है। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल रहा, ये गलत हो गया, ये लगभग 3 महीने के आसपास रहा था, तो एक दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा है, वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की? नहीं, 1502 में यात्रा की थी, तो ये भी क्वेश्चन, यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा। इसमें कौन सही है, केवल एक सही है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। उस समय कालीकट का शासक जमोरीन था, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वह लगभग 3 महीने, देखिए 3 महीने भारत रहा और भारतीय वस्तुओं से लदे जहाज़ों के साथ पुर्तगाल वापस लौट गया। तो पुनः कब आया, ये स्टेटमेंट में था 1501। सही जवाब क्या हो जाएगा, दोबारा कब आया था? तो 1502 में भारत दोबारा आया था। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसको देख लेते हैं। हाँ, वास्को डी गामा कहाँ का था? तो वास्को डी गामा था पुर्तगाल का, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो ये था स्पेन का। कैप्टन कुक कहाँ का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का, तस्मान आइलैंड का था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर आधिपत्य स्थापित किया था और नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना, ये क्या था, नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में था। और यहाँ पेट्रा अल्वारेज क्या है, तो सितंबर 1500 में भारत इसका आगमन हुआ था। किसका? काब्राल का, पेट्रा अल्वारेज काब्राल का 1500 में, सितंबर 1500 में आगमन हुआ था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसको पढ़ लेते हैं व्याख्या। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर आक्रमण किया, उस समय अधिकार कर लिया, 1510 में अधिकार कर लिया था इसने। नीनो दी कुन्हा 1530 में पुर्तगाल हेडक्वार्टर्स को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। सितंबर 1500 में पेट्रा अल्वारेज काब्राल का भारत आगमन हुआ। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर एवं वायसराय बनकर आया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। अगला 10वां प्रश्न है मिलान करने वाला, ठीक है। तो इसमें मिलान कर लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का यात्री था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का यात्री था, यानी पहला का 3 हो जाएगा। और सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के थे? तो सर फ्रांसिस ड्रेक थे यूनाइटेड किंगडम, दूसरा हो जाएगा। जेक्स कार्टियर कहाँ का था? फ्रांस का था, तो बी का चौथा हो जाएगा। और फर्डिनेंट मैगलन ये पुर्तगाल का था। एक बार और देख लेते हैं तो व्याख्या के तहत, तो कोलंबस इटली का था, जेक्स कार्टियर फ्रांस का था, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का और फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का यात्री था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो ये पीटर मुंडी पुर्तगाल देश का नहीं था। पीटर मुंडी था कहाँ का? तो पीटर मुंडी ब्रिटिश व्यापारी था। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत से उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की। भारत में उसने इन जगहों की, पटना, आगरा, सूरत की यात्रा की थी। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। व्याख्या देख लिए हैं, आगे देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो पहला तो क्या हो गया, पहला ही गलत हो गया, सही नहीं है। क्योंकि 1400 ये कब किए थे? तो पुर्तगाली गोवा पर कब्जा किए थे 1510 ईस्वी में। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था।
पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, तो ये सही है, अंग्रेजों ने अंग्रेजी कंपनी लगा था 1633 में। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी 1446 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न की, पुर्तगालियों ने भारत पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में किया था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग, यानी यूरोपियों द्वारा प्रथम दुर्ग का बात किया जाए तो भारत में प्रथम दुर्ग कोचीन में लगाया गया था। 15वां प्रश्न है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर वसूली की। अगला प्रश्न है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो वह कौन था? तो हुगली। कौन था? हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी ने मद्रास के निकट सेंथोमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट पर और तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्यिक का विस्तार किया। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया। उसके स्थान पर हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में डचों ने गुस्ताउस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। तो डेनिशों का प्रमुख केंद्र कौन था? श्रीरामपुर था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, पांडिचेरी वर्तमान पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो यह कथन क्या है? पहला कथन सही है। ठीक है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। यह कथन गलत है, क्योंकि दूसरे शक्ति कौन थे? डेन्स थे। दूसरे में क्या थे? डेन्स थे। तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो ये भी कथन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था, और कब कब्जा किया था? तो 1793 में अंग्रेजों ने कब्जा किया था। 1793 में अंग्रेजों ने कब्जा किया था। तो इसमें केवल एक कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चरनाक। इसमें कुछ विवाद है, इसको देख लेते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनाक ने अंग्रेजों व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली स्थान सुतनाती अथवा सुतनौती कलकत्ता स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता के संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चरनाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चरनाक के आगमन से पूर्व में अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं माना जा सकता।
यानी कलकत्ता का अस्तित्व पहले से था। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है कि कलकत्ता किसने बसाया था? तो जॉर्ज चार्नक ने बसाया था। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। आधुनिक भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ये की थी डचों ने संयुक्त पूंजी का आरंभ किया था व्यापार के लिए। भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा प्रस्ताव के एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण उत्तर में विकल्प बी यानी किसको सही उत्तर माना गया है? तो डच को माना गया है। अगर ब्रिटेन होता तो ब्रिटेन को सही माना जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? 24 नंबर प्रश्न है। पहला कथन है कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डचों का उपनिवेश था। तो कथन क्या है? सही है, पहला कथन सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये भी कथन क्या है? गलत है। आधुनिक कोच्चि में पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। ये भी गलत हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भारत का उपनिवेश का भाग नहीं था। ये भी गलत है। चलिए, इसमें केवल कथन एक सही है कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था। अगला प्रश्न है, डचों ने पुर्तगाल को पराजित कर आधुनिक कोच्चि पूर्व में कोच्चि नाम में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो पहला कथन यहाँ पे क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगाल से छीना था। ये गजपति शासकों से प्रदान नहीं किया गया था, यह पुर्तगालियों से छीन कर उस पर फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई थी। तो इसलिए ये पहला कथन गलत हो गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सल्तनत से गोवा छीन लिया था। ये कथन क्या है? सही है। तीसरा कथन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लांट फैक्ट्री स्थापित की। तो यह भी कथन क्या सही है? तो 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ये भी सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी कथन सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपने सेवा में लगा सकता था। तो उपर्युक्त तीनों सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। इसको एक बार व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे। लिवेंट कंपनी को 1592 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन
ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया। 1698 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट का गठन किया गया तथा 1702 में ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसके तहत 1708 में दोनों कंपनियों को मिलकर नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कर दिया गया। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 28 नंबर प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो ये थे अकबर। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो यह जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों की प्रथम कारखाना था। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। व्याख्या है, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत ने मुगल दरबार अप्रैल 1609 में पहुंचा, किंतु सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर पराजित किया था। पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत पर 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेज अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा के सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये सूरत में स्थापित की गई थी। 33 नंबर प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह 1611 में जेम्स का राजदूत बनकर भारत आया। यह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वह 1608 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, तो ये कथन सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था? तो ये इसमें हो जाएगा 34वां में, केवल एक भरूच में स्थापित था। ठीक है, कहाँ स्थापित था? केवल भरूच में स्थापित था। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में अपने कारखाने खोले। तो ये प्रश्न के अनुसार केवल भरूच सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अपना कारखाना पूछ रहा है इसमें। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 में जहांगीर ने सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी।
सूरत में डच द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अस्थायी था। उन्होंने अपना अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में मिली थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को अपनी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाया, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। 38 नंबर प्रश्न है, मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। व्याख्या पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1662 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो ये अधिकार हुआ था 1798 में। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए स्टार लग गया है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। अवध के नवाब सादत अली खां द्वितीय 1798 से 1814 ने 1798 में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया गया। सही उत्तर 1798 हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर को ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था? तो औरंगजेब द्वारा सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 अटिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ मिलान कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो इसमें चैपल की संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में, तो पहला का चौथा हो जाएगा। और तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हो जाएगा, बी का पहला। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो ये अनिर्णायक रहा था। और प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। तो यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एक चैपल की संधि से अंत हो गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हो गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी प्रथम मैसूर युद्ध में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध सही सुमेलित है। 1746 से 48 में हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध
1750 से 52 दिया है, तो ये गलत है क्योंकि 49 से 54 तक हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 63 सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ये भी सही है। अगला 45 नंबर प्रश्न है कि अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई, तो यह कथन सही नहीं है क्योंकि यह लड़ी गई थी 1749 में। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया, तो यह कथन सही है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा, तो अंबुर के युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना हार गई थी, यह भी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ा में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो यह व्यक्ति कौन था? तो यह व्यक्ति डुप्ले था। अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से किन स्थानों पर लगाया था? तो सूरत में लगाया था। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रेंकाइज पोर ले कॉमर्स देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ, राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रेंकोइस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखाना स्थापित की थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो काल्बर्ट को माना जाता है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में चिनसूरा और हुगली दोनों कारखाना डचों ने स्थापित किया था। व्याख्या देख लेते हैं। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 से प्रारंभ कर 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसूरा में 1653 में अपनी फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिनसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। 51 नंबर प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो पटना में 1632 में स्थापित की थी अपनी फैक्ट्री। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार के सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुए। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में से संबंधित कोई स्रोत की प्रामाणिकता की कसौटी स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 में। मिलान करने वाला है। 53 नंबर प्रश्न कि निम्न डच कारखाना को
उसके स्थापना वर्ष से मिलान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा बिमलीपट्टनम, क्या है बिमलीपट्टनम, तो बिमलीपट्टनम हो जाएगा 1641 में। कराईकल हो जाएगा, कराईकल हो जाएगा 1645 में। और कोचीन हो जाएगा 1653 में। और चिनसूरा हो जाएगा, तो कोचीन हो जा, एक मिनट, कोचीन हो जाएगा आपका, कोचीन है 1663 में। और चिनसूरा हो जाएगा 1653 में। व्याख्या देख लेते हैं इसका। बिमलीपट्टनम का कारखाना 1641 में, कराईकल का 1645 में, कोचीन का कारखाना 1663 में और चिनसूरा का 1653 में स्थापित हुआ था। 54 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांसीसी की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो किस क्रम में प्रवेश किया था? तो सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। यहाँ मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पांडुचेरी फ्रेंच के अधीन था। गोवा पुर्तगाली के अधीन था। ट्रावनकोर डेनिश के अधीन था। और सद्रास ये डचों के अधीन था। अगला प्रश्न देखते हैं। उस समय उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा मिलता था। तो ये बिहार से सर्वोत्तम सोरा प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो मुख्य आर्थिक आधार अफीम था। भारत चीन और इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय और कपड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में अफीम का उत्पादन किया तथा चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी मिट्टी और बर्तन और रेशम की अधिक आवश्यकता थी। विकल्प अनुसार अफीम भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे व्यापारी के रूप में। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज तथा 1667 में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन कौन है इसमें? तो भारत में डचों का केंद्र था नागपट्टिनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन। तो ये क्या है? ये किसके बारे में है?
तो उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों का भारत में देन था? तो ये पहला इसका देन नहीं था, अंग्रेजों का देन नहीं था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी अंग्रेजों का देन नहीं था। तंबाकू और लाल मिर्च, ये भी अंग्रेजों का देन नहीं था। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसका। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी ने किया था। तो अंग्रेजों से पूर्व कौन कर दिया था? तो शेर शाह सूरी ने भूमि राजस्व का मूल्यांकन किया था। अकबर के द्वारा, शेर शाह सूरी और अकबर के द्वारा कराया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही थी। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इसमें से अंग्रेजों की भारत को कोई भी देन नहीं थी। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो ये कहा था टीबी मैकाले ने कहा था। लॉर्ड थॉमस वेविंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1634 से 38 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर रहा। प्रसिद्ध दंड विधान द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। अगला प्रश्न है, ईक्स-ला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही पूछ रहा है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, तो कथन सही है कि ईक्स-ला-शापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था और अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हो गया था। तो यहाँ क्या है? दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। ईक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यहाँ पे, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी विभिन्न इकाइयों का समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि थे।